Hello students, myself Thomas Irila. I am for accountancy teacher and I will discuss with you chapter 1, Introduction of Accounting. This is the main and most important physics chapter for 11th standard of accountancy. So be serious and learn. If any doubt and any problem at the time of explanation, so please note down this and discuss the completion of lecture. So I will start. First of all, meaning of accounting. So that meaning of accounting is a systematic process. Students, accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information to the users. And all these are the 7 keys of accounting. These are the 7 keys of accounting. And our first one is identify, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, communication of the financial information to the users. नॉर्मली होता क्या है कि जब एक बिजनेसमैन डे टू डे यानी कि डेली, वीकली या फिर मंथली नॉर्मली अपनी शॉप पर ट्रांजैक्शंस करता है, तो उसके यहाँ पर ट्रांजैक्शंस डेली मॉर्निंग टू इवनिंग में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। तो उन ट्रांजैक्शंस को कैरी करने के लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं क्या मॉनेटरी कॉन्सेप्चुअल है, मॉनेटरी मीन्स मनी बेस्ड, या फिर नॉन मॉनेटरी कॉन्सेप्चुअल है। क्या ये ट्रांजैक्शंस परचेज बेस्ड है या फिर सेल्स बेस्ड है? क्या ये ट्रांजैक्शंस एक्सपेंसेस हैं या फिर इनकम के? क्या ये ट्रांजैक्शंस एसेट बेस्ड हैं या फिर लाइबिलिटी बेस्ड है? ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मॉर्निंग टू इवनिंग तक फेस करनी होती है एक शॉपकीपर को। तो सबसे पहले करना क्या होता है वो उसको आइडेंटिफाई करता है। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। देन जब वो आइडेंटिफाई कर लेता है उसके बाद फिर उसको मेजर करता है। दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ दिस। मेजर करना क्या होता है? मेजर करना होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स आपने किए हैं क्या वो मॉनेटरी कॉन्सेप्ट के हैं यानी कि कैश के हैं या फिर नॉन कैश यानी कि क्रेडिट के हैं, तो वो मेजर कर लेते हैं। मेजर जैसे ही कर लिया जाता है फिर वो उसको डे बाय डे सीक्वेंस वाइज इसको रिकॉर्ड करते हैं। और जब मेजर के बाद रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो रिकॉर्ड के बाद इसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई कैसे करते हैं? रिकॉर्ड तो आपने एट द टाइम ऑफ प्रोसेस ऑफ जर्नल किए और जैसे ही आप उसको जर्नल में प्रोसेस करते हैं फिर उसके बाद उसको आप क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई कैसे किया जाता है? सपोज दैट आपने रिकॉर्डिंग कर ली है सीक्वेंस वाइज, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? कैश पेड वाले कैश अकाउंट यानी कि कैश अकाउंट बना लेंगे, उसमें आप उसको क्लासीफाई कर देंगे। सेल्स वाले में डाल देंगे, परचेज वाले परचेज में डाल देंगे, एक्सपेंस वाले एक्सपेंस में डाल देंगे, इनकम वाले इनकम में डाल देंगे, सैलरी वाले सैलरी में डाल देंगे। इवन दैट इस तरीके से इसको समराइज यानी कि क्लासीफाई किया जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ शॉर्ट प्रोसेस। उसके बाद इसको समराइज करते हैं। समराइज का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप क्लासीफाई करते हैं तो क्लासिफिकेशन के बाद जो समराइजिंग किया जाता है, क्लासीफाई के बाद जो उसमें अर्थमेटिकली प्रॉब्लम आती है, अर्थमेटिकली प्रॉब्लम एट द टाइम कंप्लीशन ऑफ टोटल, एट द टाइम डिडक्शन ऑफ टैक्स, एट द टाइम पेड ऑफ अ कैश, तो बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होती हैं। तो वहाँ पर आप उसको समराइज करते हैं। समराइज करने के लिए आपको वहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। ट्रायल बैलेंस के बाद आप ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये जो बहुत सारी नई कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहे हैं, कीज आ रहे हैं, न्यू वर्ड आ रहे हैं, इनको टाइम टू टाइम हम एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। पहले रहता है आपका रिकॉर्डिंग। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग, दैट इज जर्नल।
Then classification. After the completion of journal, you should prepare the ledger. And summarizing. After the completion of ledger, you should prepare the trading count data. After that, you should prepare the financial statement of account. नॉर्मली होता क्या है कि सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस में जर्नल आता है क्लियर, जर्नल के बाद लेजर आता है, लेजर के बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद में ट्रेडिंग काउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग काउंट के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनती है, देन उसके बाद में बैलेंस शीट बनती है. दीज आर द मेन प्रोसेस ऑफ समराइजिंग. एंड आफ्टर दैट इंटरप्रीटिंग. जैसे ही आप उसको समराइज कर देते हैं, मॉनेटरी सिस्टम में चली जाती हैं, उसके बाद आप इंटरप्रीटिंग करते हैं. इंटरप्रीटिंग में केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना होता है कि आपको जो फर्म में ट्रांजेक्शन्स आप नॉर्मली किए हैं, क्या उसमें आपको प्रॉफिट हुआ, क्या आपको लॉस हुआ. यदि प्रॉफिट हुआ तो कंपेरेटिव टू लास्ट ईयर कितना ज़्यादा हुआ, प्रॉफिट यदि कम हुआ तो कंपेरेटिव टू लास्ट ईयर प्रॉफिट कम क्यों हुआ, यदि लॉस है तो उसको क्लियर कैसे किया जाए. बहुत सारी चीज़ आती है. दीज आर द मेन प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग इंटरप्रीटिंग. आफ्टर दैट कम्युनिकेटिंग. जैसे ही आपकी फर्म को सारे डाटास क्लियर हो जाते हैं, प्रॉफिट आपके सामने आ जाते हैं, लॉस आपके सामने आ जाते हैं, फिर आप कम्युनिकेट करते हैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को यूजर्स जो होते हैं नॉर्मली 2 पार्ट में डिवीजन किए जाते हैं इंडियन. फर्स्ट यूजर्स इज इंटरनल एंड सेकंड यूजर्स इज external. And of internal users divide by 3 parts, and of first part is owner, second part is management, and third part is employee. These are 3 as the main users are including in internal users. Normally होता क्या है कि internal users जो आपकी फर्म में ऑलरेडी एम्प्लॉई हैं, these are the 3 part of this. First part is owner जो मालिक होते हैं, second part management जो उसके बाद मालिक के ऑनर के बाद में जो डिवीजन किया जाता है डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, प्रोडक्शन मैनेजर्स, इस तरीके से. इसके बाद फिर आ जाते हैं आपके एम्प्लॉयज़. ये यूजर्स होते हैं. तो इंटरनल यूजर्स आपके 3 हो जाएंगे क्लियर, ऑनर, मैनेजमेंट एंड इसके बाद एम्प्लॉय. व्हाट अबाउट एक्सटर्नल यूजर्स जो आउटसाइडर होते हैं. सपोज दैट बैंक आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता है, इसलिए वो आपका एक्सटर्नल यूजर्स है. क्रेडिटर्स जिनसे आप गवर्नमेंट के लिए क्रेडिट परचेज करते हैं, तो वो आपका भी एक्सटर्नल यूजर्स हो गया. इसके बाद फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स जो एक्सटर्नल जो आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं एसेट ऑफ बैंक, वो आपके गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ भी आपके एक्सटर्नल यूजर्स हैं. और अदर यूजर्स बहुत होते हैं, जैसे रिसर्चर्स जो रिसर्च करते हैं, इसके बाद कंज्यूमर जो आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, एंड ऑफ पब्लिक. बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो आपके एक्सटर्नल यूजर्स हैं. नॉर्मली जब आप इस प्रोसेस को फेस करते हैं, आइडेंटिफिकेशन किए, मेजरिंग किए, रिकॉर्डिंग किए, क्लासीफाई किए, समराइजिंग किए, इंटरप्रेटिंग किए और कम्युनिकेट किए, फिर आप उसको सभी यूजर्स को डिस्क्लोज करते हैं उस डिटेल को. तो ये आपका मेरी रहा. इसके बाद आता है आपका ये फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. नाउ दीज आर 7 कीज ऑफ दीज. जो नॉर्मली 7 कीज मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए हैं, वो 7 कीज इसके फीचर्स होते हैं. जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग. जो मैंने यहाँ पर आपको 1 by 1 एक्सप्लेन किए, दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. देन इसके बाद आता है आपका फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. व्हाट अबाउट फंक्शंस? नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी में भी फंक्शंस होते हैं. सपोज दैट हेड, आईज, ईयर, नोज, लिप्स, माउथ, हैंड्स, लेग, इन सब के फीचर्स होते हैं. इनका वर्किंग प्रोसेस अलग होता है. इसी तरीके से फर्म में भी अकाउंटिंग के फीचर्स होते हैं. तो फंक्शंस किस टाइप से आएंगे इसके, ये देखिएगा. पहला है आपका मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड. यस, जब तक आप अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में सिस्टमेटिक मैनर नहीं लेके आएंगे, लेजर सही से नहीं बनाएंगे, जर्नल सही से नहीं करेंगे, इवन दैट ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, तब तक कोई भी रिकॉर्ड आपका सिस्टमेटिक मैनर में नहीं होगा. एंड ऑल ऑफ फर्स्ट फंक्शंस ऑफ दिस मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड. अब जैसे ही आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है एंड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप प्रिपेयर कर लेते हैं. एंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद क्या होता है, नॉर्मली आप बनाते हैं ट्रेडिंग काउंट. ट्रेडिंग काउंट पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बनता है, इसका फाइनल अकाउंट बोलते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट में ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस फाइंड किया जाता है कि नॉर्मली एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, ग्रॉस लॉस कितना हुआ,
देन जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आ जाता है यू शुड बी प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम इंक्लूड की जाती है। देन उसके बाद आपको एक्यूरेट प्रॉफिट यानी कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड करना होता है। जैसे ही कंपनी को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड किया जाता है देन भी प्रिपेयर इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। बैलेंस शीट में कंपनी की एसेट कितनी है, कंपनी में लायबिलिटीज कितनी है, ये सब आप प्रिपेयर करते हैं। तो जैसे ही आपकी बैलेंस शीट बन जाती है तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके बन जाते हैं फिर आप लीगल रिक्वायरमेंट्स यदि इन फ्यूचर है, लीगल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या ये होता है, मान लीजिए आपका कोई लीगल इश्यूज हो जाता है। लीगल इश्यूज कोई कस्टमर यदि आप क्लेम करता है कि मैंने इतना प्रोडक्ट लिया या इस क्वालिटी का लिया या इस स्टेट का लिया या मैंने लिया ही नहीं, तो इस तरीके से जो आपके बिजनेस में इश्यूज आते हैं उसको रेक्टिफाई नॉर्मली इजीली किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आपके पास है, आपके पास सारा ऑन पेपर है। तो लीगल एविडेंस के साथ आप उसको ले जाते हैं और अपनी फाइनेंशियल जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसको आप फुलफिल कर देते हैं। इसके बाद आ जाता है कम्युनिकेटिंग। जैसी लीगल रिक्वायरमेंट्स को आप रिड्यूस करते हैं इसके बाद कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, और जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नॉर्मली आपके पास ऑलरेडी है अकॉर्डिंग टू प्रिपेयर द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, अकॉर्डिंग टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो नॉर्मली आप उसको इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं यानी कि उसको आगे आप डिस्क्लोज कर देते हैं। इसके बाद है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। असिस्ट करना क्या होता है, समझाना, बताना। तो असिस्ट करने का मतलब होता है जैसे ही इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है फिर आप अपने मैनेजमेंट को इजीली उसको असिस्ट कर देते हैं, बता देते हैं कि दिस इज द रियल पोजीशन ऑफ योर बिजनेस। नेट प्रॉफिट आपका इतना हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट आपका इतना हुआ, नेट लॉस इतना हो गया, नेट ग्रॉस लॉस इतना हो गया, या फिर आपकी कंपनी में फिक्स एसेट इतनी है, करंट एसेट इतनी है, फिक्स लायबिलिटी इतनी है, करंट लायबिलिटी इतनी है कि बैंक ओवरड्राफ्ट आपका इतना है, कैश इन हैंड आपके पास ये है, कैश एट बैंक, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आप अपने मैनेजमेंट को असिस्ट कर देते हैं। इसके बाद आता है हियर रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। नॉर्मली यदि मैं एक एग्जांपल दूं कि ब्लड का एक बॉडी में क्या रोल होता है, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस। एक बॉडी को मूव करने के लिए, रन करने के लिए, नॉर्मली कंटिन्यूस प्रोसेस में लाने के लिए ब्लड का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरीके से अकाउंटिंग का बिजनेस में उसी तरीके का रोल होता है, क्योंकि विदाउट अकाउंटिंग बिजनेस फेलियर है। जब तक अकाउंटिंग प्रोसेस आप बिजनेस में नहीं करेंगे तब तक बिजनेस आपका जीरो है। तो इसमें रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस में वही कुछ हेडिंग्स इसमें रिपीट हो जाती है जो नॉर्मली आपने फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में किया। आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके मेन हेड जो है वो डिफरेंट है बट इसकी जो सब हेड है वो आपकी कहीं ना कहीं सिमिलर है। जैसे कि इसमें रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस में मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड आ गया, यस, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड इन फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एंड एज वेल एज ऑफ रोल ऑफ अकाउंटिंग इन मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, नॉर्मली आपका सेम है। इसके बाद असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, जैसे रिकॉर्ड आपके सामने हो जाएगा अपने मैनेजमेंट को आप उसको असिस्ट कर देंगे। असिस्ट करने के बाद में जैसे ही आप असिस्ट करेंगे फिर मैनेजमेंट का रोल प्ले हो जाता है कि फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। फिर मैनेजमेंट उसको स्टडी करता है बिफोर लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, बिफोर लास्ट ईयर्स लॉस, कि पिछले साल हमारे पास प्रॉफिट इतना था बट करंट ईयर में प्रॉफिट इतना है, पिछले साल हमारा लॉस हो रहा था बट इस साल हमारा प्रॉफिट हुआ। देयर इज अ कंपैरेटिव स्टडीज इन द रोल ऑफ अकाउंटिंग एंड बिजनेस। जैसे ही कंपैरेटिव स्टडी आप कर लेते हैं फिर आपका ये जो अकाउंटिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ये एविडेंस का भी काम करता है कोर्ट में, जैसे कि यहाँ पर आएंगे एविडेंस का भी काम करता है। इसके साथ साथ आपके अदर यूजर्स में भी आते हैं जैसे टैक्स लायबिलिटी पेड। अब बच्चे टैक्स लायबिलिटी पेड किस टाइप की होती है, नॉर्मली जब हम किसी बिजनेस को रन करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी पे करेंगे, आप सेल टैक्स पे करेंगे, इनकम टैक्स पे करेंगे, इवन दैट आपको आपका जीएसटी आ गया, जीएसटी यानी कि ग्रॉस गुड्स सर्विस टैक्स आता है वो आप पे करेंगे। इवन दैट बहुत सारे टैक्सेस हो जाते हैं जो नॉर्मली आप पे करते हैं। तो रोल ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस नॉर्मली बच्चे ये हो जाता है। अब नॉर्मली आपको पहले मैंने आपको फीचर्स एक्सप्लेन किए, फंक्शंस किया, फिर इसका रोल ऑफ अकाउंटिंग किया। तो ये सारे प्रोसेस के साथ करने के साथ कहीं ना कहीं बिजनेस में कुछ फ़ायदे भी होते हैं। तो फ़ायदे जो होते हैं उनको बोलते हैं एडवांटेज यानी कि मेरिट्स। तो इसमें है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग एंड मेरिट्स ऑफ अकाउंटिंग। सो दैट फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। नॉर्मली आपको बिजनेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मिल जाती है, क्यों? क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड ऑलरेडी है। इसके बाद असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, देखिए वही हेडिंग्स जो है यहाँ पर आप रिपीट कर रहे हैं। एडवांटेज यानी मेरिट्स में भी आ रही है।
तो अपने मैनेजमेंट को आप असिस्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ क्योंकि सारा आपके पास रिकॉर्ड है। इसके बाद रिप्लेस मेमोरी भी कर देते हैं। रिप्लेस मेमोरी का मतलब क्या होता है कि जो मेमोरी आपकी प्रीवियस है, सपोज दैट अबाउट प्रॉफिट, अबाउट लॉस, अबाउट एसेट, अबाउट लायबिलिटीज, वो मेमोरी एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो सारी रिप्लेस हो जाती हैं जब तक आप कंपेयर ना करें। इसके बाद आता है फैसिलिटेट कंपेरेटिव स्टडी। नॉर्मली जैसे यहाँ पर फैसिलिटेट कर देते हैं आप, फैसिलिटेट कर देते हैं, उसी तरीके कंपेरेटिव स्टडी भी की जा सकती है। इसके बाद सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, जैसे मैंने टैक्स लायबिलिटी अभी बताया, आप नॉर्मली सेटलमेंट कर देते हैं टैक्स लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि आपके पास सारा प्रोसेस क्लियर है, सारी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आपके पास है, सारी लायबिलिटीज़ आपको पता है, सारी चीज़ आपको पता है। जैसी लायबिलिटी टाइम टू टाइम आपको पता होती चली जाती है, वैसे वैसे उनको आप पेमेंट करते चले जाते हैं। एंड नाउ लोन्स, फैसिलिटेट लोन्स, लोन डिवाइड बाय टू पार्ट, एंड नाउ लोन फ्रॉम यू एंड लोन टू यू। नॉर्मली होता क्या है कि लोन फ्रॉम यू का मतलब क्या होता है कि हम किसी से लोन ले रहे हैं, दीज आर द मेन लायबिलिटी ऑफ दिस, ये कंपनी के लिए लायबिलिटी हो जाती है। बट लोन टू यू, यदि हम किसी को लोन दे रहे हैं, दिस इज द मेन एसेट, ये मेन एसेट हो जाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोन्स को फैसिलिटेट कर देते हैं। इसके बाद एविडेंस इन कोर्ट, यस एविडेंस इन कोर्ट बिकॉज ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स आर हियर, आपके पास सारे रिकॉर्ड है तो एविडेंस भी हो जाता है इनको। इसके बाद है आप सेल ऑफ बिजनेस को और ज़्यादा सेल प्रमोट करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड आपके पास हो चला जाता है एट द टाइम प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट से पता लगता है कि आपको ग्रॉस इतना होना चाहिए था, बट वो कितना रहा है, तो आप एफर्ट्स यूज़ करेंगे जिससे कि एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पीएल अकाउंट और नेट प्रॉफिट पे आपकी जो प्रॉफिट है वो अपग्रेड हो जाए। तो नॉर्मली आप इसको सेल को, बिजनेस की सेल को भी प्रमोट कर सकते हैं। इसके बाद हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट का मतलब ये होता है कि जब किसी फॉर्म में या कंपनी में मोर देन 2 कैंडिडेट इन्वॉल्व होते हैं तो उनके अकाउंट की में भी हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि सारे रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली आप मेंटेन किए हुए हैं। इसके बाद आपका डिसीजन मेकिंग, यस, जब सारी चीज़ें आपके पास है, सारा रिकॉर्ड आपके पास है, प्रॉफिट आपके पास है, लॉस आपके पास है, सारी एसेट आपके पास है, सारा प्रोडक्शन आपके पास है, सब चीज़ आपके पास है, तो नॉर्मली आप डिसीजन लेने में आसानी फील करते हैं। ये तो पहला रहा आपका फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज, एंड लास्ट वन इज व्हाट अबाउट बुक कीपिंग। Accounting, you know very well, this is the meaning of accounting and accountancy. Actually, bookkeeping, accounting, accountancy का एक part, accountancy is the whole part including this. Suppose that bookkeeping is here, accounting is here, so accounting, accountancy. What about bookkeeping? Bookkeeping is an art of recording. Yes, bookkeeping is an art of recording in the books of account the monetary. Yes, monetary means cash transactions. Monetary means cash transactions. Books of account the monetary asset, the commercial and financial transactions. Normally होता क्या है कि बुक कीपिंग, यदि मैं अदर वर्ड में यानी अकॉर्डिंग टू मी वर्ड यदि अपनी वर्ड यूज़ करूँ तो नॉर्मली होता क्या है, बुक कीपिंग का मतलब ये है कि बुक कीपिंग में जो ट्रांजेक्शन्स आप नॉर्मली कर रहे हैं तो उस रजिस्टर को लाकर जिसमें ऑलरेडी ट्रांजेक्शन्स करता है उसको स्पेसिफिक प्लेस से लाकर देन एंट्री कर आप वहीं उसको रखवा देते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। नॉर्मली देखा क्या होगा कि बैंक में जब आप, अब तो खैर कंप्यूटराइज वर्क हो गया, इससे पहले मैनुअल वर्क होता था और मैनुअल वर्क में ही आपकी पासबुक में एंट्री नॉर्मली की जाती थी, डेबिट क्रेडिट नॉर्मली किए जाते थे। आपको डेबिट क्रेडिट कंप्यूटराइज हो गया सारा, तो उसमें करते हैं। तो जब आप किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं इन द वर्किंग इन बैंक तो नॉर्मली आपके नाम के लिए वो एक बहुत बड़ी अलग्रास होती है वहाँ पर, वो आपके नंबर के अकॉर्डिंग उस अलग्रा में से उस फाइल को निकालता है, उसके बाद आपके प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करके या फिर एंट्री करके उसी फाइल में देन वहीं पर रख देता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। यदि मैं बुक कीपिंग, यदि मैं इसे अदर वर्ड में लेता हूँ तो बुक कीपिंग आपका प्रोसेस केवल और केवल यहाँ तक हो जाता है। दीज आर द बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग में क्या होता है, आइडेंटिफाई ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। पहले आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं एंड डेजिंग द आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, उसके बाद आप मेजर करते हैं एंड रिकॉर्ड करते हैं। ये तीनों प्रोसेस आपके बुक कीपिंग में आते हैं और ये बाकी के जो 4 प्रोसेस हैं ये आपके अकाउंटिंग में आते हैं। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के प्रोसेस को इंक्लूड करते हैं हम अकाउंटेंसी। तो ये आज का लेक्चर रहा। तो इफ एनी प्रॉब्लम इन meaning, features of characteristics of accounting as well as functions of accounting, advantages and role of accounting
and what about bookkeeping, accounting, accountancy. If any problem in these topic, please contact to me. और नॉर्मल यदि कोई चीज़ इसमें नहीं आती है तो आप नॉर्मल से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप से, टेलीफोनिकली। वर्ड्स आपके जो टॉपिक हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। और इसी तरीके से यदि आपको वीडियो और भी चाहिए तो इसमें जो मेरा जो चैनल है रॉबिन रोहिला कॉमर्स क्लासेस के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें और कमेंट। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।